हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मास्टर्स कंप्यूटर क्लासेस टीकमगढ़ में। हम कंप्यूटर की सीरीज़ लगा रहे हैं पटवारी और सीपीसीटी परीक्षा के लिए। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर और इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी। यहाँ पर पूरा सिलेबस कराया जाएगा, टेस्ट लगवाए जाएंगे और बिल्कुल लेटेस्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर। तो जानते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसे कहते हैं। तो स्क्रीन पर आपको नज़र आ ही रहा है कि कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना यानी आर्किटेक्चर कहते हैं। तो आर्किटेक्चर किसे कहते हैं साथियों? कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना यानी आर्किटेक्चर कहते हैं। लगभग सभी कंप्यूटरों की संरचना एक जैसी ही होती है। कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं ये हमें ध्यान रखने हैं। पहला भाग है इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, और तीसरा भाग होता है मेमोरी यूनिट। तो ये 3 भाग किसी भी कंप्यूटर में होते ही हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमने जाना और कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग हमने जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते जाएं क्योंकि आप नोट्स बना रहे होंगे, और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं याद रखें, बिना नोट्स बनाने के काम नहीं चलेगा। आप कितना भी पढ़ लें ऑनलाइन, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप नोट्स नहीं बनाएंगे। तो नोट्स ज़रूर बनाते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब किसी भी कंप्यूटर के ये जो 3 भाग हैं, इन्हें हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए इस चित्र में हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं। इनपुट यूनिट, यहाँ से हम इनपुट कराते हैं, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है आपका आउटपुट यूनिट, इनपुट आउटपुट को मिला के एक पार्ट बन चुका है। अब बात आती है सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये है आपका सीपीयू। इस सीपीयू में इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। याद रखें सीपीयू के भी 3 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू, और प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। ठीक है, इसको एमयू भी बोलते हैं, मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो 3 हिस्से कौन कौन से हो गए? एक तो इनपुट आउटपुट मिला के एक हिस्सा हो गया। दूसरा ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इसके भी 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। ठीक है, चलिए तो अब होता क्या है, देखिए कि जब भी हम किसी इनपुट डिवाइस से कोई डाटा कंप्यूटर में यानी सीपीयू में इनपुट कराते हैं तो सबसे पहले वो जाता है आपका कंट्रोल यूनिट। कहाँ जाता है? कंट्रोल यूनिट में। उसके बाद उस डाटा को अर्थमेटिकल एवं लॉजिकल यूनिट में ले जाया जाता है और यहाँ पर उस पर गणनाएँ होती हैं, और फिर वो हमारे प्राइमरी स्टोरेज में जाता है जैसे कि रैम या रोम में। उसके बाद ये आउटपुट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम डाटा इनपुट कराते हैं तो वो जाता है कंट्रोल यूनिट में, उसके बाद अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में, फिर प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में। ठीक है, और इसके बाद फिर हम डाटा को आउटपुट कराते हैं जब डाटा हमें स्क्रीन पर दिखता है। ठीक है, लेकिन डाटा को जैसे ही हम सेव कर देते हैं, जैसे हम कोई वर्ड की फाइल बना रहे हैं, हमने जैसे उसको सेव किया तो वो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में तय ना होकर के ये आ जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज में। यहाँ पर ये डाटा परमानेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के 3 प्रमुख भाग हमने चित्र के माध्यम से भी देखे। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये एक ही है। दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और फिर तीसरा है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या आ जाएगा? प्राइमरी स्टोरेज यूनिट आपकी आ जाएंगी। ठीक है साथियों, तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, मैंने हाइलाइटर हटा दिए हैं। चलें आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब जानते हैं पहले भाग के बारे में, जिसका कि नाम था इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? देखें, इनपुट यूनिट में वे हार्डवेयर आते हैं। हार्डवेयर हमने जाना ही था, कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। तो इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जो डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर टीवी की तरह दिखने वाली एक ऐसी डिस्प्ले यूनिट हो जाता है जिससे उपयोगकर्ता कोई कार्य नहीं कर सकता है। यानी इनपुट यूनिट ना हो तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, केवल टीवी की तरह देखने वाली एक डिस्प्ले यूनिट बन जाता है। आगे देखें, इनपुट यूनिट का कार्य यह है कि हम अपनी भाषा में इसको जो भी डेटा या आदेश देते हैं उसे ये बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर अर्थात सीपीयू में भेज देते हैं। संक्षेप में इनपुट यूनिट द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। तो देखें साथियों, होता क्या है कि जब भी हम कोई डाटा इनपुट कराते हैं कंप्यूटर में या सीपीयू में, तो उसके लिए इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है और उसे हम अपनी भाषा में, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश में या हिंदी में डाटा को इनपुट कराते हैं। लेकिन वो डाटा जो हम अपनी भाषा में लिखते हैं उसे कंप्यूटर समझता नहीं है, वो समझता है मशीनी भाषा को, जो होती है बाइनरी कोड में। आगे इसकी चर्चा और करेंगे कि बाइनरी कोड क्या होता है। तो कंप्यूटर समझता है उसको बाइनरी कोड में, तो सीपीयू उसे बाइनरी कोड में बदल देता है और फिर उस पर प्रोसेस होती है। तो इनपुट यूनिट है कुछ नहीं, कंप्यूटर में डाटा को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे हम इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जान लेते हैं इनपुट यूनिट के कार्य। अब इनपुट यूनिट के कार्य आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। क्या लिखा हुआ है? यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों तथा डेटा को पढ़ती या स्वीकार करता है। नंबर 2, यह निर्देशों और डेटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप में बदलता है। हमने देखा था ये बाइनरी में बदल देता है। तीसरा, ये बदले हुए रूप में इन निर्देशों और डेटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेजता है। ठीक है, तो 2-3 काम इसके मुख्य हैं कि जो यूज़र होता है उसके निर्देशों को पढ़ता है और स्वीकार करता है। दूसरा, इन निर्देशों को कंप्यूटर में भेजता है स्वीकार करने के लिए। और तीसरा, इन बदले हुए निर्देशों को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेजता है। तो इनपुट यूनिट के ये 3 प्रमुख कार्य हैं। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें तो आपको इनपुट यूनिट के कार्य याद हो जाएंगे। ठीक है, सब चीज़ नोट करते जाएं, कोई भी चीज़ इसमें वेस्ट नहीं है। सीपीसीटी एग्ज़ाम में या पटवारी एग्ज़ाम में वही लोग स्कोर करते हैं जो डिटेल में पढ़ते हैं। ऐसे कंप्यूटर बहुत लोगों को आता है, आना अलग चीज़ है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना अलग बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम जानते हैं आउटपुट यूनिट के बारे में। अब आउटपुट यूनिट में हम देखें कि क्या होता है आउटपुट यूनिट। यह डेटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट्स का उपयोग किया जाता है उन्हें हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। यानी डेटा या निर्देशों का जो रिजल्ट होता है उसे देखने के लिए हम जिन यूनिट का उपयोग करते हैं उन्हें हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट का कार्य यह है कि वह कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों यानी रिजल्ट को बाइनरी कोड में, जो कि होते हैं, हमारे लिए उचित संकेतों या भाषा या चित्र में बदलकर हमें उपलब्ध कराता है। संक्षेप में आउटपुट यूनिट द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। अब हम आउटपुट यूनिट के कार्यों को भी देख लेते हैं कि आउटपुट यूनिट करता क्या है। देखें, स्क्रीन पर आपके तीनों कार्य आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं। क्या काम करता है आउटपुट यूनिट? देखें, यह कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को स्वीकार करता है जो कि बाइनरी के कोड में रूप में होते हैं और जिन्हें हमारे लिए समझना कठिन होता है। नंबर 2, यह उन कोड के रूप में दिए गए परिणामों को हमारे द्वारा पढ़ने या समझने के योग्य रूप में बदल देता है। और तीसरा, यह बदले हुए रूप में
परिणामों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है या छाप देता है। तो आउटपुट यूनिट के 3 प्रमुख कार्य हैं कि कंप्यूटर जो परिणाम दे रहा है उन्हें स्वीकार करना, ठीक है। दूसरा, चूंकि वो परिणाम बाइनरी कोड में होते हैं तो उन बाइनरी कोड के परिणामों को हमारे समझने के रूप में, ताकि इस रूप में चेंज कर दे कि हम समझ पाएँ, उसमें बदल देता है। और तीसरा, इन बदले हुए परिणामों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है या छाप देता है। तो 3 काम हो गए, कंप्यूटर के परिणामों को स्वीकार करना, उन्हें हमारे समझने योग्य रूप में बदलना और परिणामों को हमारे सामने प्रस्तुत करना या छाप देना। तो ये 3 प्रमुख काम हो गए हैं आउटपुट यूनिट के। आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू क्या होता है, देखें। सीपीयू ही प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित होते हैं। यानी यहाँ पर कंप्यूटर गणनाएं या लॉजिक लगाता है, वो वाला हिस्सा होता है सीपीयू, तथा निर्देश डिकोड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। यानी जो भी हम उसको निर्देश देते हैं उनको वो संचालित करता है, उन पर अमल करता है। सीपीयू कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशंस यानी कार्यों को नियंत्रित करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू को कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनके सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोल देते हैं। आगे देखें, यह कंप्यूटर के बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है। और इसका काम क्या है सीपीयू का, कंप्यूटर के अंदर, पूरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी बाहरी और अंदरूनी जो डिवाइस हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम भी सीपीयू ही करता है। तो इस पूरे पैराग्राफ से जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं वो ये हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि सारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, क्रियाएं जो होती हैं, वो सीपीयू में होती हैं। दूसरा, कंप्यूटर का मस्तिष्क हम सीपीयू को बोलते हैं और माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो ये प्रमुख बातें हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब लगे हाथ सीपीयू के प्रमुख कार्यों की बातें कर लेते हैं। हालांकि हम जान चुके हैं कि सीपीयू क्या क्या करता है। नंबर 1 देखें, यह निर्देशों, डाटा इंस्ट्रक्शन तथा डेटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में स्थानांतरित करता है। यानी जो भी कमांड या निर्देश हम इसको देते हैं उसे ये मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में स्थानांतरित करता है, ट्रांसफ़र करता है। रजिस्टर क्या होते हैं इन्हें हम आगे और डिटेल में जानेंगे कुछ समय बाद। नंबर 2 देखें, तो पहला काम क्या हो गया, मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में डाटा को ट्रांसफ़र करना। दूसरा, निर्देशों को क्रमिक रूप से क्रियान्वयन करना। क्रमिक रूप से मतलब ये है कि जो काम हम कंप्यूटर को पहले देंगे वो पहले वो वाला काम करेगा और उसके बाद वो दूसरा काम करेगा। मतलब जिस क्रम में हमने उसको आदेश दिए हैं, कमांड दिए हैं, उन्हीं क्रम में वो उस कार्य को वो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि चौथा काम वो पहले कर दे और पहला काम लास्ट में कर दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखें, आवश्यकता पड़ने पर यह आउटपुट डेटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित कर देता है। और कभी कभी जब डाटा की ज़रूरत जल्दी पड़ती है तो ये क्या करता है, रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में डाटा को ट्रांसफ़र भी कर देता है। तो पहला तो हमने देखा कि मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर देता है। दूसरा हमने देखा कि जो हमारे निर्देश होते हैं उन्हें ये क्रमिक रूप से क्रियान्वयन करता है, एग्जीक्यूट करता है। और तीसरा हमने देखा कि रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में डाटा को भी स्थानांतरित कर सकता है। तो ये सीपीयू के प्रमुख कार्य हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं अगली स्क्रीन की तरफ। कुछ देर पहले ही हमने चर्चा करी कि सीपीयू के भी 2-3 प्रमुख भाग हैं। तो उनमें से जो पहला भाग है उसके बारे में हम जान लेते हैं।
पहला भाग है सीपीयू का अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या है इसका नाम? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसको हम ALU शॉर्ट में बोलते हैं। तो अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट होता क्या है देखें। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना तथा भाग देना और तुलनाएं करना। तुलनाएं चाहे तो दो संख्याओं में हो सकती हैं, किसी और चीज़ों में भी हो सकती हैं। जैसे कि संख्याओं की बात करें, संख्याओं में यह बताना कि कौन सी छोटी है या बड़ी या दोनों बराबर है। ये सारे काम इसी यूनिट में होते हैं। किस यूनिट में? अर्थमेटिकल या लॉजिकल यूनिट में। ठीक है, जितनी भी गणनाएं होंगी चाहे वो लॉजिक को लेकर हों या गणित को लेकर हों, वो सारी हमेशा होती हैं अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट में। यहाँ से सवाल एग्जाम में ज़रूर बनता है, तो बहुत अच्छे से पढ़ें। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिससे पिछले पेपर्स में क्वेश्चन ना आया हो, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ें। तो इसी यूनिट में सारी क्रियाएं की जाती हैं। आगे यह यूनिट कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हों यानी सर्किट से बना होता है जिनमें एक ओर से कोई दो संख्याएं भेजने पर दूसरी ओर से उनका योग, अंतर, गुणनफल या भागफल प्राप्त हो जाता है। यानी बहुत सारे इसमें सर्किट होते हैं जिनमें हम एक साइड से अगर दो संख्याएं इनपुट कराएं, भेजें, तो दूसरे साइड से उनका योग हम प्राप्त कर सकते हैं, अंतर यानी घटाना प्राप्त कर सकते हैं, गुणा प्राप्त कर सकते हैं, गुणनफल या भागफल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे काम होते हैं अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट में। इसमें सारी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती हैं। बाइनरी पद्धति मतलब 0 और 1 के रूप में की जाती हैं। प्राप्त होने वाली संख्याओं तथा क्रियाओं के परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती हैं। बाइट क्या होती है? मेमोरी की एक यूनिट होती है। जैसे कि हम दूरी को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में मापते हैं, ऐसे ही मेमोरी को नापने के लिए हम या मापने के लिए हम कुछ यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो बाइट भी एक मेमोरी की इकाई है। दोबारा पढ़ते हैं। इसमें सारी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती हैं। प्राप्त होने वाली संख्याओं तथा क्रियाओं के परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती हैं। बाइट मतलब एक तरह से मेमोरी, जिन्हें रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? रजिस्टर कहा जाता है। मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टर क्या होता है। तो एक छोटी सी, बहुत छोटी सी मेमोरी होती है। जैसे कि आपने देखा कि बाइट की बात चल रही थी, तो बाइट बहुत छोटी यूनिट है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, इन्हें हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आइए समझते हैं रजिस्टर्स। देखें, रजिस्टर एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, ऐसा उपकरण या साधन है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। रजिस्टर बहुत तेज गति वाली अस्थायी स्टोरेज युक्ति है। याद रखेंगे, एक तरह की मेमोरी है रजिस्टर जो कि अस्थायी स्टोरेज है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। ठीक है, मेमोरी के अनुक्रम में या मेमोरी हायरार्की में रजिस्टरों का स्थान सबसे ऊंचा होता है और ये सीपीयू को किसी डाटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग देते हैं। यानी इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। किसकी? रजिस्टर की। सबसे तेज अगर स्पीड की बात करें तो रजिस्टर ही होता है जिसकी स्पीड सबसे तेज होती है। किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को सबसे तीव्र गतिशीलता प्रदान करने के लिए रजिस्टरों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो एक तरह की मेमोरी है रजिस्टर। किस लिए यूज होती है? स्पीड के लिए, तेजी से काम करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने लगे हाथ रजिस्टर को भी समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की, जो कि सीपीयू का एक अहम हिस्सा है।
तो जानते हैं कंट्रोल यूनिट क्या है। देखें, इस भाग का कार्य सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है और उनमें परस्पर तालमेल बैठाने के लिए उचित आदेश भेजता है। इसका सबसे प्रमुख और पहला कार्य यह है, देखिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसका सबसे प्रमुख और पहला कार्य यह है कि हम जिस प्रोग्राम का पालन कराना चाहते हैं यह उसे मेमोरी में से क्रमशः पढ़कर उसका विश्लेषण यानी एनालिसिस करता है और उसका पालन कराता है। किसी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए वह कंप्यूटर के दूसरे सभी भागों को उचित निर्देश जारी करता है। जैसे कि हम कोई भी काम करें, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाएं, कोई भी प्रोग्राम चलाएं, तो उसको चलाने के लिए सबसे अहम है कंट्रोल यूनिट। यही उस प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है और जितने भी संसाधन हैं जो कि उस प्रोग्राम को मदद करते हैं चलने में, उनका बिल्कुल एक सही कॉम्बिनेशन बनाता है कौन? कंट्रोल यूनिट, ताकि काम बिल्कुल बेहतर तरीके से हो सके। और जानते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में, जैसे उदाहरण के लिए मेमोरी को आदेश दिया जा सकता है कि वह कोई डेटा किसी स्थान पर स्टोर कर दे या वहां से उठाकर ALU में भेज दे। कंप्यूटर के सभी भागों में तालमेल बनाकर प्रोग्रामों का ठीक ठीक पालन कराना इसी इकाई यानी कंट्रोल यूनिट का दायित्व है। इस प्रकार CPU की सभी यूनिटों द्वारा आपसी सहयोग से उपयोगकर्ता द्वारा बताए गए कार्य किए जाते हैं। इसके लिए जब भी किसी इनपुट की आवश्यकता होती है वह किसी इनपुट यूनिट से ले लिया जाता है और जो परिणाम या संदेश आते हैं उन्हें किसी आउटपुट यूनिट को भेज दिया जाता है। तो सारा काम जो कंट्रोलिंग का है वो है कंट्रोल यूनिट का। सभी क्रियाओं को ये कंट्रोल करता है, कंप्यूटर के एलिमेंट्स को आपस में तालमेल बनाता है और भी सारे काम करता कंट्रोल यूनिट ही है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं हर स्क्रीन का, क्योंकि एक एक स्क्रीन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको ज़रूर एग्ज़ाम में लीड कराएगी, क्योंकि सवाल यहाँ से भी आते ही हैं। अभी तक हम CPU के दो भाग देख चुके हैं जो कि हैं ALU और CU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अब हम जानते हैं तीसरे भाग के बारे में जिसको कि हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट को हमने दो भागों में बांटा है, एक तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो दो भाग हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। पहले जानते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी कैसे कहते हैं, देखिए इसे इंटरनल मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि इंटरनल मेमोरी या मुख्य मेमोरी, तो वो होगी प्राइमरी मेमोरी। इसमें खास बात ये होती है कि यह CPU से सीधे जुड़ी हुई होती है। ध्यान रखना है, कभी आपसे ऐसा पूछता है कि CPU से सीधे जुड़ी हुई मेमोरी कौन सी होगी? प्राइमरी मेमोरी। इसका अर्थ है कि CPU इसमें स्टोर किए गए निर्देशों को लगातार पढ़ता रहता है और उनका पालन करता रहता है। इसके साथ ही कोई डेटा जिस पर सक्रियता से एक्टिवली कार्य किया जा रहा हो वह भी इसमें स्टोर किया जाता है। यानी जब भी हम कोई प्रोग्राम चला रहे होते हैं और हमने उसको सेव नहीं किया है तो वो आपका प्राइमरी मेमोरी में ही सेव रहता है। आगे देखें, प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्रामों तथा उनके इनपुट डेटा और आउटपुट का अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। यानी इसमें जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो कुछ समय के लिए ही इसमें स्टोर होता है। ठीक है, आगे देखें। जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है उन्हें हटाकर दूसरे डेटा या प्रोग्राम उस जगह रखे जा सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी का आकार सीमित होता है, परंतु इनकी
गति बहुत तेज होती है। तो याद रखें, इनका आकार कम होता है लेकिन स्पीड अच्छी होती है। अब प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी सूचनाएं रखी जा सकती हैं, उन्हें देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी में निम्नलिखित सूचनाएं रखी जा सकती हैं, जैसे नंबर 1, प्रोसेस किए जाने वाले समस्त डेटा और उसको प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश जो इनपुट साधनों से प्राप्त किए गए हों, उन्हें हम प्राइमरी मेमोरी में ऑटोमेटिक रखते हैं। प्रोसेसिंग के मध्यवर्ती परिणाम, यानी प्रोसेसिंग के बीच में जो परिणाम आए हैं वो भी इसी में सेव होंगे। और तीसरा, प्रोसेसिंग के अंतिम परिणाम यानी फाइनल जो रिजल्ट है वो भी इसी में आएगा। उन्हें आउटपुट संसाधन को भेजे जाने तक सुरक्षित रखा जाता है, यानी इस मेमोरी में कोई डेटा जब तक आउटपुट नहीं होता है तब तक वो इसमें रहता है। ठीक है, आउटपुट हो जाने के बाद हम चाहें तो उसे सेव कर सकते हैं, या वो जैसे ही कोई दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो वो डाटा अपने आप डिलीट भी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के प्रकारों की। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा रीड ओनली मेमोरी। तो आइए जानते हैं पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में कि ये रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है क्या। देखें, इसे संक्षेप में रैम कहा जाता है। यह मेमोरी एक चिप पर होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। ये याद आपको रखना है, किससे बनी होती है रैम? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यानी MOS से बनी होती है। हम इस मेमोरी के किसी भी लोकेशन को चुनकर उसका उपयोग सीधे ही किसी डेटा को स्टोर करने या उसमें से डेटा को पढ़ने के लिए कर सकते हैं। तो रैम एक तरह से प्राइमरी मेमोरी है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है, ये हमें याद रखना है। अब रैम का कुछ पिक्चर्स भी आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको इसको मेन स्क्रीन पर ले आता हूँ। कुछ इस तरह की रैम हमें दिखती है जो कि आपको पिक्चर में नज़र आ रही है, ये रैम का फ़ोटो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रैम के बारे में एक चीज़ और भी है कि यदि हम कंप्यूटर की बिजली बंद कर दें तो रैम में उपस्थित डेटा जो होता है वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही कंप्यूटर की बिजली बंद कर दी जाती है वैसे ही समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं रैम में। ठीक है, रैम में वे प्रोग्राम या डेटा रखे जाते हैं जिनको CPU खोज सके और वहाँ से प्राप्त कर सके। इस मेमोरी को भी कई सेक्शनों में बांटा है ताकि उसमें रखी गई सूचनाओं को व्यवस्थित किया जा सके और उन्हें पाया जा सके। ऐसे प्रत्येक सेक्शन का एक निश्चित पता होता है। किसी डेटा बस की सहायता से हम रैम से किसी सूचना को निकाल सकते हैं या उसमें प्राप्त कोई सूचना को स्टोर भी कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि लाइट जाने पर रैम का डाटा अपने आप नष्ट हो जाता है। दूसरी जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे हम रोम बोलते हैं, जिसका कि नाम है, पूरा फुल नेम है रीड ओनली मेमोरी। शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं रोम। यहाँ पर पिक्चर में आपको रोम का चित्र भी नज़र आ रहा होगा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे संक्षेप में रोम कहा जाता है। यह वह मेमोरी है जिसमें डेटा पहले से भरा जा चुका होता है और जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं, हम उसे हटा या बदल नहीं सकते। इसके कारण इसका नाम दिया गया है रीड ओनली मेमोरी, यानी जिसको केवल रीड किया सके। वास्तव में रोम चिप बनाते समय ही उसमें कुछ आवश्यक प्रोग्राम या डेटा लिख दिए जाते हैं जो स्थायी होते हैं। जब कंप्यूटर की बिजली बंद कर दी जाती है तब भी रोम चिप में भरी हुई सूचनाएं सुरक्षित बनी रहती हैं। रोम चिपों का उपयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा आदि में किया जाता है। अधिकांश पर्सनल कंप्यूटरों में रोम मेमोरी के बहुत उपयोग होते हैं। इनमें प्रायः ऐसी सूचनाएं स्टोर की जाती हैं जो स्थायी और महत्वपूर्ण होती हैं, या वे प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं जिनको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कंप्यूटर को बूट करने वाला प्रोग्राम।
ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। कंप्यूटर को बूट करने वाला प्रोग्राम। पुराने पर्सनल कंप्यूटर में रोम मेमोरी में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको हम बायोस भी कहते हैं, भी स्टोर किए जाते थे। याद रखें बायोस कहाँ पर स्टोर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने हाईलाइट करके रखा है। स्टोर होता है ये रोम में। और ये जो बायोस होते थे पीसी के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अनुवादक यानी ट्रांसलेटर का कार्य करते हैं। ये याद रखना है कि बायोस हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच ट्रांसलेटर यानी अनुवादक का कार्य करते हैं। आगे बढ़ा जाए तो ये हमने पढ़ लिया है प्राइमरी मेमोरी की रैम और रोम। मेमोरी यूनिट में अभी तक हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में जाना और अब हम जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, आइए देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इस प्रकार की मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल यानी बाह्य या द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है। ये याद रखना है, वो इंटरनल थी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल है, जो बाहर से यूज होती है उसे हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं या द्वितीयक मेमोरी भी से कहा जा सकता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होती है। मुख्य मेमोरी कौन सी होती है बताइए? प्राइमरी मेमोरी को हम मुख्य मेमोरी कहते हैं, जो कि बहुत महंगी होती है तथा बिजली बंद कर देने पर उसमें रखी अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसका उपयोग हम डाटा को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बिजली बंद कर देने पर प्राइमरी मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी में रखी अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण ना तो हम उसे इच्छानुसार पढ़ सकते हैं और ना ही उसमें कोई सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए हमें सहायक मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है, जिसको कि हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसकी कीमत तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम और डेटा स्टोर करने की क्षमता यानी कैपेसिटी अधिक होती है। इसमें एक ही कमी है कि इन माध्यमों में डेटा को लिखने अर्थात स्टोर करने तथा पढ़ने यानी अर्थात प्राप्त करने में समय बहुत लगता है। इसलिए हम इसमें ऐसी सूचनाएं स्टोर करते हैं या भंडारित करते हैं जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो या जिनकी आवश्यकता लगातार नहीं पड़ती है। सहायक मेमोरी का उपयोग बैकअप के लिए भी किया जाता है। बैकअप क्या होता है? जैसे कि मैंने पिछले दिनों सारे वीडियो बनाए हैं, इन वीडियो को मैं सेव करता जा रहा हूँ एक जगह पर, एक सेकेंडरी डिवाइस में, जैसे कि पेन ड्राइव में मैंने इसको सेव कर लिया है कि हो सकता है कभी ये वीडियोस हट जाएं तो मैं दोबारा से अपलोड कर पाऊँ, तो इसको हम बोलते हैं बैकअप। तो ये बैकअप लेने के लिए भी यूज़ की जाती हैं सहायक मेमोरी यानी सेकेंडरी डिवाइसेस। जब हमें किसी डेटा की तत्काल आवश्यकता नहीं होती तो उसे किसी चुंबकीय माध्यम जैसे फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप पर कॉपी करके अलग सुरक्षित कर लिया जाता है। ऐसा प्रायः हार्ड डिस्क को खाली करने के लिए किया जाता है ताकि उस पर ऐसा डेटा भर सकें जिसकी आवश्यकता पड़ रही हो। तो मुख्य रूप से हम ये जान गए हैं कि प्राइमरी मेमोरी में डेटा कम समय के लिए रखा होता है, अस्थायी होता है, लाइट जाने पर चला जाता है, लेकिन उसकी स्पीड तेज होती है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में डाटा परमानेंट सेव होता है, इसको हम बैकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस कमी एक ही है कि इसमें गति कम है और इसमें हम वो प्रोग्राम रखते हैं जिनकी हमें बहुत कम आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में जाना। कंप्यूटर के हिस्से देखिए, इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, ठीक है, और सीपीयू के हमने 3 भाग हमने देखे, एएलयू, एमयू और सीयू। तो सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, किसी भी चीज़ को मिस मत करिए, हर एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।